मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, अलमनी कनेक्शन हो गया, वो भी आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनको भी कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। भाई साहब, आपसे इसलिए समझना है कि उसी समाज के हम और आप भी हिस्सा हैं। हम लोग जितना भी कह लें सुप्रीम कोर्ट ये करे, अ, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के बस में है इसको कंट्रोल करना? और दूसरी तरफ समाज में वोट के लिए गुरु राम रहीम को जैसा लग रहा है कि इस साल में तीसरी बार जब भी इलेक्शन होता है वो छोड़ दिए जाते हैं। इस पे एक बेसिक आपसे जरा चीजें समझना चाहेंगे। ये जब मॉडल हमारा एफपीटीपी सिस्टम का लाया गया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो उसके पहले पंडित नेहरू का ये शौक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले मदन मोहन मालवीय जी ने, जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उस समय से एक उनका भाषण मुझे याद है, जब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार से दुहाई देते हुए कहा था कि सरकार, हम आपकी पहली संतानें हैं, फर्स्ट बॉर्न सिटीजन्स, ये वर्ड फ्रेज यूज किया था। क्या हमको ये इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे जो आपके यहाँ हैं? डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, आप समझ सकते हैं ये कब की बात है। उसके बाद अंग्रेज स्कॉलर्स ने, यहां तक कि लॉर्ड डफरिन ने, और किसने किसने नहीं, इसकी बुराई की कि अरे भाई, ये हमारे यहाँ रोज फेल हो रहा है, जबकि हम लोग 300 साल से प्रजातंत्र में हैं और हमारे यहाँ ये फेल हो रहा है। आपके यहाँ तो आइडेंटिटी समूह है, म्यूचुअली लड़ती रहती हैं, लिहाजा ये भारत में कारगर नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लॉजिक पावर, साइंटिफिक टेम्पर, ये आपके यहाँ अभी बहुत दूर है। लिहाजा इस टाइप की डेमोक्रेसी आप ना लाइए। राम रहीम एक बदनुमा दाग है हिंदुस्तान की समाज में, और उस समाज में जब उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है, गवर्नमेंट छोड़ती है, यही हुआ था। आप जरा सिमिट्री देखिएगा, बिल्किस बानो के हत्यारों को 14 साल की जो सजा हुई थी, उसमें करीब 1/4 वो पैरोल, फरलो या उस पे रहे, एग्जेम्पशन पे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैटर्न है। हमने कानून बनाए हैं कमजोरों के लिए। ये मॉडल कौन सा इस समय जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं? परवेज वर्मा कौन है जो मेंबर पार्लियामेंट होके हेट स्पीच के उस बुलंदी पे है, जब वो कहता है कि मुसलमानों से कोई भी लेन देन ना करो? जरा सोचिए, सभी समाज में ये एक्सेप्टेबल है? और उसके बगल में, और आपने क्यों नहीं उसका जिक्र किया, गर्दन काटने को कहा जा रहा था। इसलिए जिक्र करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है, लिहाजा आप डरिए नहीं, उसको खुलेआम कह सकते हैं आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल ये डिस्कस हो रहा है कि सेकंड जो आदमी था उसने ये कहा है, और ये रिकॉर्डेड है। अगर आपके पास ना हो तो मैं भेज दूं आपको। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूपी का है, वो कह रहा है कि इनको खत्म करो, गर्दन काटने की बात कह रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक में अगर ये सेंटेंस आता है तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना है? इसके लिए भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या नहीं लेंगे आप? इसके लिए भी कंप्लेंट चाहिए, जबकि वहां पे पुलिस खुद खड़ी, पुलिस वहां पे सुरक्षा के लिए, इन बदमाश लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये क्रम्बल कर चुका है। अब इशू ये नहीं है, इस देश में एक अजीब सी पॉलिटिक्स है। शायद आने वाले दिनों में चाइना की डेमोक्रेसी एक मजाक है, हम लोग कहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी और स्टेट यूनिसन में है, एक साथ है। पार्टी, और जहां पार्टी की जो इच्छा होती है वही स्टेट की इच्छा होती है। भारत में जैसे नॉर्थ कोरिया है, वो भी, उसका भी नाम है डीपीआर कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक, डीपीआर, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जबकि वो तानाशाह कितना बड़ा है ये आप जानते हैं। तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक हो रहा है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है भारत की,
ये आने वाले 50 साल तक पढ़ाई जाएगी कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के फसाड में कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, कि ऑरा रहेगा, फसाड रहेगा डेमोक्रेसी का, लेकिन अंदर से वो पूरा डिक्टेटर हो चुका होगा। ये एक नया प्रयोग है। इसमें क्या हो रहा है, नेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, पार्टी, अब देखें, नेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, पार्टी और रिलीजन, इनको को टर्मिनस कर दिया गया है। इन सारे की सीमा एक ही जगह खत्म होती है, एक ही जगह से शुरू होती है। ये वर्ल्ड का ये पहला डेमोक्रेसी है जिसमें कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के फॉर्मेट में है, जिसमें जो पार्टी, अगर हमने पार्टी की बुराई कर दी तो भी राष्ट्रद्रोही है, सरकार का दरोगा आके हमें पकड़ देगा। अगर हमने सरकार की बुराई की है कि सरकार की नीति डिमोनेटाइजेशन गलत थी, तो वो भी देशद्रोह माना जाएगा, राष्ट्र के खिलाफ माना जाएगा, स्टेट के खिलाफ ट्रीजन माना जाएगा, और ये कह के हमें बंद किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति को नक्सलाइट कह के बंद कर दिया गया, साईं बाबा को नक्सलाइट कह के बंद कर दिया गया, और ये माना गया जबकि उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले थे। मेरा दावा है कि हर पढ़े लिखे घर में उतने डॉक्यूमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट के होते होंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट एक एकेडमिक डिस्कशन का सब्जेक्ट है। अगर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में 7 तरह के एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, तो इसमें कोई गलत तो बात नहीं कही जा रही है। और इसकी अगर किताबें हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, उस आदमी के पास सिर्फ ये पाया गया था, और किस तरह अर्बन नक्सलिज्म बता के उसको 8 साल से जेल में रखा गया, और बिना प्रोसीज्योर के, जो कि सेक्शन 45(1) में प्रोवाइडेड है, स्पीकिंग ऑर्डर है कि बिना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रिपोर्ट के आप इस पे केस इनिशिएट नहीं कर सकते। और जो वर्ड यूज हुआ है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आपने वो नहीं किया। और जज साहब जो वहां के वो थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट के थे, वो इतने उतावले थे कि उन्होंने ये प्रोसीजर भी नहीं देखा। जब तक ये सेंक्शन आना था, वो सेंक्शन नहीं आया, उसके बाद भी चार्जेस कॉग्निजेंस ले लिया, उन चार्जेस का, चार्जेस फ्रेम किए, उनका कॉग्निजेंस लिया, और आगे फिर उनको आजीवन कारावास दे दिया। हाई कोर्ट ने जब ये पॉइंट आउट किया कि भाई श्रीकिंग एविडेंस, श्रीकिंग रूल है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप बिना इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराए आप यूएपीए का ये नहीं लगाएंगे, इसके बावजूद आपने कैसे इसको कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उनको फिर से जेल में बंद कर, कितनी उतावला। और वो सैटरडे को, रेयर केसेस में भारत के इतिहास में सैटरडे को स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, लेकिन वो सैटरडे को एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है, और वो बेंच कह देती है नहीं पकड़, छोड़ो छोड़ो नहीं इसको, अरे जल्दी बंद करो, वापस करो ये ऑर्डर, और वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया जाता है। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट का बैजनाथ के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो पूरा केस नल एंड वाइड हो जाएगा, पूरा केस सीज कर जाएगा। ये उसी कोर्ट का जिसने छोड़ा है, उसी के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है। क्या जज साहब को भी ये नहीं मालूम था? लेकिन दूसरी तरफ बिल्किस बानो को, के हत्यारों को स्टेट छोड़ देती है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड के स्कॉलर्स के लिए, जो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, उनके लिए एक रिडल है कि इंडियन डेमोक्रेसी का ये फेज है कौन सा, जिसमें स्टेट, पार्टी, नेशन, 5 चीजें को टर्मिनस हो जाती, जिसमें 5 चीजें हैं, स्टेट, गवर्नमेंट, नेशन, पार्टी एंड रिलीजन। ये 5 चीजें को टर्मिनस हो जाती है। जहां स्टेट की सीमा खत्म होती है, वहीं रिलीजन की, वहीं पार्टी की, वहीं नेशन की। आप मजाक बना रखे इस डेमोक्रेसी को। इसकी वजह क्या है? ये मदारी डेमोक्रेसी है।
आपको याद होगा कि बचपने में मदारी चौराहे के किनारे एक डंडा गाड़ के और एक 12 साल के लड़के को रखता था, जमूरा कहता था उसको, और कहता था जमूरे करतब क्यों दिखाता है? तो वो कहता था पापी पेट के वास्ते, वो बनियान खोल के पेट दिखाता था। ये इमोशनल कॉर्ड्स को झंकृत करना होता था ताकि वो और तब तक डमरू बजा के वो लोगों को इकट्ठा करता था। पापी पेट के वास्ते तो इमोशंस आते थे, लोगों के खड़े हो जाते थे। अब वो उसमें वॉच करता था कि अगर मजदूर वर्ग है तो वो एफ्रोडेसिक बेचने लगता था। शिलाजीत से कैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, काम शक्ति बढ़ेगी, वो बताने लगता था। लेकिन अगर देखा कि क्लरिकल स्टाफ है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो खट्टी डकारों की दवाएं बेचने लगता था, वो हाई एसिडिटी की दवाएं बेचने लगता था। ये वो डेमोक्रेसी है जहां इसका मदारी जो है वो इस तरह की चीजें दे रहा है समाज को। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम साइंटिफिक आर्गुमेंट कर पाए। जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि भाई गणेश जी क्या है, हमारी असली चिकित्सा कितनी डेवलप थी कि गणेश जी ने सर काट के लगवा लिया और हो गया, ये उस समय था। तो उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर क्या खाक आएगा इस देश में? तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कहां जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको लॉजिकल फॉर्मेट में हम लाके कह सकते हैं कि साहब सरकार ने ये गलत किया है। वो कह रहे हैं गलत किया है, कल एक नया वादा कर देंगे, एक नई दुनिया दिखा देंगे, बता देंगे कि भारत कैसा बनने जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक फसाड है डेमोक्रेसी का, जो इंटरनली डिक्टेटोरियल बुरी तरह हो चुका है। और ये जी इवन नॉर्थ कोरिया और चाइना की डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसीज है उससे भी डिफरेंट है। इसमें फसाड होगा, इसमें इलेक्शन होगा, इसमें चुनाव जीतेंगे, लेकिन कुल मिला के जो होगा वो यही होगा कि कोई मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों के कहेगा कि इसे कुछ ना खरीदो, दूसरा कहेगा कि इनका गर्दन साफ कर दो, और ये चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपके पास इसके लिए पावर की जरूरत है क्या? इसका कॉग्निजेंस तो सुओ मोटो ऑटोमेटिकली देना चाहिए। ये कॉग्निजेंस के लिए क्या कोई कंप्लेंट केस है? कंप्लेंट करेगा तब आप देंगे, आप तो खड़े थे वहां पे जबकि चीर हरण लॉ का हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, देखना है कि आगे होता कैसे। प्रोफेसर एनके सिंह साहब, एक चीज आपसे, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, खुद समझना चाहता हूँ। जैसा कहा, ये क्या आरएसएस की विचारधारा की लड़ाई है? क्योंकि इस तरह का जैसे प्रोपोगेट किया जा रहा है, उज्जैन को उसको अब महालोक बता दिया जा रहा है। हम लोग तो जानते थे कि मरने के बाद इस लोक, परलोक, इहलोक, पाताल लोक, ये सब वो, या ये सिर्फ वोट पाने के लिए एक जरिया है कि भाई हिंदू मुस्लिम करो, वोट मिल जाएगा, या ये सही में विचारधारा की लड़ाई है जहां पे आरएसएस का ये जो मानना है कि हिंदू राष्ट्र बने, ये बने? दोनों में से आपको क्या लगता है ये सब जो हो रहा है? नहीं, एक तो आनंद जी आपको धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत दिन बाद रमेश जी सामने हैं। रमेश जी तो हम लोग के यूं कहिए कि आ, हम लोग सीखते रहे हैं, तो एक जमाने बाद उनको देख रहा हूँ, लेकिन उम्र ज़ईफी में भी अभी आवाज उतनी ही बुलंद है। तो अच्छा लगा सुन के। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी जब आई, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अद्भुत था और पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होने लगी अमेरिकन डेमोक्रेसी की। जैक्सोनियन एरा को माना गया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एरा है डेमोक्रेसी का, और बड़ा इसकी मतलब मकबूलियत थी पूरे दुनिया में। तो टॉकविल फ्रांस के स्कॉलर थे, उन्होंने सुना इसके बारे में कि भाई जैक्सोनियन एरा तो गजब का है अमेरिकन लिबर्टी का। तो वो अपना अमेरिका चले गए देखने के लिए भाई किस टाइप की डेमोक्रेसी है। 3 साल रहे वहां पे और फिर उन्होंने वापस लौट के लिखा द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। और उसमें उन्होंने लिखा कि ये किस तरह की डेमोक्रेसी है, इसमें मेजॉरिटी से सरकार बनेगी, मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और फैसले में भी 5-4 से फैसला होगा तो सत्य 5 वाला हो जाएगा, 4 वाला बैठा रह जाएगा। तो हम रिड्रेस के लिए जाए कहां? एक नागरिक, एक माइनॉरिटी जो है वो अपने इश्यूज के रिड्रेस के लिए, अगर एक मेजॉरिटी
कंसोलिडेटेड फॉर्म में हर जगह मैनिफेस्ट हर इंस्टीट्यूशन में हो रही है, तो हम रिड्रेस के लिए जाएं कहां पे? कहीं भी उसमें रिलीफ नहीं है। भारत में ये वो खतरा, और उन्होंने टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ये काफी चर्चा में रहा। और तभी पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसी में जो 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे डेमोक्रेसी चलती थी, वो पहला क्या था? मेजोरिटी रूल। दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तीसरा था गवर्नेंस बाय डिस्कशन। और चौथा था रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। भारत में आर्टिकल 25 से 30 तक जो दिया है, ये उसी डॉक्ट्रिन का मैनिफेस्टेशन है, जिसमें आर्टिकल 25 में टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, इसका ये फंडामेंटल राइट में दिया गया है। लिहाजा ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। और जो तीसरा था गवर्नेंस बाय डिस्कशन, उसमें हम लोग का अस्तित्व आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जिसमें मीडिया भी आती है, ये उससे आता है। और ये कहा गया कि भाई साइकिल का ठेका नहीं है जो 5 साल के लिए दे दिया है जनता ने, कि जो चाहो वसूलो, हमें इतना रुपया दे देना। ये गवर्नमेंट, हम रोज पूछेंगे कि जेब में 25 लाख आए, 15 लाख आए, क्यों नहीं? कहा था ना तुमने। हम रोज पूछेंगे किसानों की आमदनी दूनी हुई कि नहीं। इसी वजह से पार्लियामेंट्स होती हैं, इसी वजह से प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जाते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। यहां पे उन्होंने ये किया कि मेजोरिटेरियन कंसेप्ट जो था, उसको उन्होंने को टर्मिनस कर दिया, मतलब उससे पार्टी से, और उसको एक रिलीजन के साथ टैग कर दिया। लिहाजा उस रिलीजन का जो सारा होगा, अब इसको मेंटेन करना है। तो हम जो ऊपर की बात करेंगे उसमें तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन धीरे से हमारा जो दाढ़ी वाला है, गेरुआ वाला, वो ये धंधा करता रहेगा कि मारो काटो, ये वही लोग हैं, पाकिस्तान भेजो। आपका एक मिनिस्टर खुलेआम गरियाता रहता है और हर आदमी को पाकिस्तान भेजता रहता है, आपने कभी उसको रोका है? ये तो आप 8 साल हो रहे हैं ना, 8 साल में उसने 500 बार लोगों को पाकिस्तान, मुसलमानों को भेज दिया है, आपने कभी नहीं रोका। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। वो एक शेर है, बहुत ऊंची यहाँ नीचाइयां हैं, बहुत ऊंची यहाँ नीचाइयां हैं, अभी कुछ और अपना सर तराशो। तो इन ऊंचाइयों को समझने के लिए आपको लो लेवल पे जाना पड़ेगा, सर तराशना पड़ेगा। तो आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो ये है कि एक संघ का मॉडल चलेगा, संघ का मॉडल चलेगा, और एक हार्डकोर हिंदुत्व का मॉडल होगा जो अखलाक, पहलू खान, तबरेज, जुनैद, इनको मारता रहेगा, कभी गाय के नाम पे, कभी किसी नाम पे। और एक कहेगा कि मुसलमानों से कोई सब्जी ना खरीदो, कोई भी इंटरेक्शन इकोनॉमिक फाइनेंशियल ना करो, और इसका बायकॉट करो। ये लगातार ये करता रहेगा, ये नीचे का बेस तैयार करेगा। ऊपर के लिए हम मदारी पॉलिटिक्स करेंगे, और उसको अगर उसकी इच्छा है, वो युवा है, तो उसको हम शिलाजीत देंगे ताकि काम शक्ति उद्दीपन हो। और अगर वो बूढ़ा है तो कहेंगे कि बूढ़ों के लिए हमने तो तीर्थ यात्रा खोल रखी है, तो रमेश जी के लिए तीर्थ यात्रा होगी, हम लोग के लिए कुछ और होगा, वो तो उम्र उम्र की बात है। तो ये मदारी पॉलिटिक्स है। इसके नीचे जो वो है, बेस है, वो हार्ड कोर कम्युनलिज्म का है। हमें इसको समझ लेना पड़ेगा। ये रोज रोज हम क्रिटिसाइज, क्योंकि, और ये मासेस को हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें जो दिया जा रहा है वो एफ्रोडेसिक है, वो तुम्हारे शक्ति नहीं बढ़ाता है, वो थोड़ी देर के लिए कामोद्दीपन करता है। तो यहां प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम अपने जनता को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये मदारी पॉलिटिक्स का फॉर्मेट होता कैसा है। जिस दिन हम समझ लें कि किस तरह टॉकविल ने जो खतरा बताया था वो आज है, वो मेजॉरिटी टायरनी चल रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है, यहां भी चलती है। और दूसरा ये बता दे कि मदारी पॉलिटिक्स के फैसेट्स क्या क्या हैं, डिफरेंट फैसेट्स क्या क्या हैं। वो श्रद्धेय रमेश जी ने जो अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, दरअसल ओरिजिनल नहीं है ये,
ओरिजिनल सिर्फ 4 वो दिए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया था वो 4 थे, और वो बड़े इनेट किस्म के थे, बड़े ओरिजिनल थे। जैसे ही शुरू हुआ, आजादी मिली, तो हुआ ये कि कुछ अखबारों ने पंजाब के पाकिस्तान से लाशें आ रही हैं और हिंदुओं की, इनको खत्म करो, जो भी यहाँ, ये कहना शुरू किया। तो नेहरू को बड़ी मतलब लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्री इसको मुमानियत कर दी कि 19(1)G में जो फ्रीडम, 1A में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको 19(2) में 3 उन्होंने उस दिन जोड़ दिए। जो अमेंडमेंट हुआ, 4 ओरिजिनल थे, 3 उस दिन जोड़े गए। वो 3 क्या क्या थे? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये पहला था। पब्लिक ऑर्डर, ये दूसरा था। और तीसरा जो इन सब से अलग था, वो था इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर। ये कंटेम्प्ट वगैरह पहले का, ये ओरिजिनल में आता है। कंटेम्प्ट हुआ, डिसेंसी हुई, ये पहले से आता है। अब ये जो इन्होंने तीनों जोड़ा, ये वजह क्या थी? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस क्यों जोड़ा? फॉरेन रिलेशन क्यों जोड़ा? पब्लिक ऑर्डर क्यों जोड़ा? इंसाइटमेंट टू ए ऑफेंस इसलिए जोड़ा कि अपर कास्ट के लोग मद्रास में एक पर्चा बंटवाए। पर्चा बंटवा के उन्होंने कहा कि साहब, ये दलित गलती से भी यहां अगर आ जाए तो इनको मार के भगा देना, इनको पानी कुएं में ना भरने देना। और जब वो आए, पानी नहीं भरने दिया गया, तो उन्होंने, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था, इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था अपर कास्ट ने, तो उसमें हिंसा हुई। ये कहा जाता है कि दलितों ने हमला किया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने हमला किया। तो इन्होंने कहा साहब, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे थे, हम तो पर्चे बांट रहे थे, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। इसी पे वो आया कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये वो मुमानियत नेहरू ने इंट्रोड्यूस की। बहुत लोग उसको गलत समझ जाते हैं, बड़ा जेन्युइन कारण था। और फिर तीसरा पब्लिक ऑर्डर था, जो कि वो भी एक जेन्युइन इशू था। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। जबकि अन्य जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल G है, आर्टिकल H है, सब में आप देखेंगे तो स्टेट को पावर पब्लिक इंटरेस्ट में है, लेकिन यहां पे सिर्फ पब्लिक ऑर्डर में दिया गया है। इसीलिए एडिटर कभी प्रोफेशन नहीं माना गया। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में जो मुमानियत है, रेस्ट्रिक्शन है, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो खास, ये बात मैंने पहली बार अभी एनडीटीवी में कही, और अब ये बताता हूं क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो डिफरेंस क्या है, जो फाइन डिफरेंस है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जिसमें आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, इसका जो 1906 में मुमानियत है, उसमें स्टेट को पब्लिक इंटरेस्ट, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड यूज किया गया, फ्रेज यूज किया गया है। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जब रोका गया, उसमें नहीं यूज किया गया, उसमें पब्लिक ऑर्डर सिर्फ यूज किया गया। लिहाजा एडिटर्स को हम आज भी कहते हैं, और हमने जो एडिटर्स एसोसिएशन हमारा था, उसमें हमने ये इंश्योर किया था कि इसमें मालिक मेंबर नहीं होगा। इसमें कोई एडिटर अगर सीईओ हो जाता है तो वो मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि एडिटर का मकाम अलग रखा गया था। आप एडिटर को पब्लिक इंटरेस्ट नहीं सिखा सकते, इसीलिए जर्नलिस्ट एक दूसरे मकान में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, और उसमें स्टेट को पावर नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट एडिटर देखेगा, यही वो फाइन डिफरेंस है। तो जो उसी का हमने इलेबोरेशन किया कि ये जो 3 जोड़े थे, और जो 8वां जोड़ा था, 8वां वो चाइना वार के बाद जोड़ा था, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो ये 8 रेस्ट्रिक्शंस है, जिसमें 4 ओरिजिनल में थे, 3 उस दिन आए 1951 अगस्त में, और 1 आया चाइना वार के बाद। तो ये 8 रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे जो आप सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां पे देश नारा लगता है सीएए के डिमॉन्स्ट्रेशन के ठीक सामने, जहां मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे आपका एक मंत्री आके बोलता है देश के गद्दारों को, नीचे से आवाज आती है गोली मारो सा आगे। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि उनकी मुराद ये ना रही हो कि पब्लिक से ये जनरेट हो, इनोसेंस का फ्री ले सकते हैं, तो उन्होंने दोबारा फिर कहा देश के गद्दारों को, और फिर आवाज आई गोली मारो
इसके बाद उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये जो कह रहा था सर कलम कर दो, और ये जो कह रहा था कि इंटरनेट कोई ताजुब नहीं इसको मंत्री बना दिया जाए, इसका टैलेंट देख के। क्या टैलेंट है वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, टेनी। टेनी का रिकॉर्ड तो देखा होगा आईबी से मंगा के। टेनी को कहा गया, स्मगलर कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि आदमी नेपाल से स्मगलिंग करता है, फिर भी आप रख लेते हैं। तो ये इसलिए लॉजिक के बियॉन्ड है। ये इस फॉर्मेट को डेमोक्रेसी के समझने के लिए ये वही लॉजिक है कि तूने नहीं तो तेरे बाप ने पी होगी, ये कह के शेर ने मेमने को खा लिया। अब उसको बताना है हमें, वो जो वोट दे रहा है, कि तुम इसको समझो कि तुम यूज कैसे हो रहे हो। ये मदारी पॉलिटिक्स पे ये तुम्हें सिर्फ एफ्रोडेसिक देके कामोत्तेजना पैदा की जा रही है। ये हम कितना बता पाएंगे, अपोजिशन कितना बता पाएगा, ये इशू है। जी, मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा एक मतलब आदर के साथ, मेरा थोड़ा अलग मत है। उनको गोली मारो की वजह से उनका प्रमोशन नहीं हुआ। वो जो एक छोटे साहब के जो बेटे हैं साहबजादे, उनको सेक्रेटरी बनाना और फिर बीसीसीआई में वो करना और ठीक से उनको वहां मजबूती से बिठाना, सुप्रीम कितनी मेहनत की होगी, कोर्ट से ऑर्डर दिलवाना, सब सारा संशोधन करवाना कानून में, वो शायद अनुराग ठाकुर साहब को उसका। आनंद जी, यू आर नॉट एट वेरियंस विद मी। आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, नहीं, मेरा कहना वो ज्यादा बड़ा काम था, क्योंकि घर के काम तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह के रमेश भाई के साथ आ जाऊं। मैं नौकरी करता था, मेरे साथ के एक और नौकरी करते थे, एमके सिंह नाम था, नाम भी ले लूं अब तो रहे नहीं, इसलिए वो कहते थे कि वो दिल्ली पोस्टिंग होती थी। दिल्ली पोस्टिंग थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि 2-3 साल बाद भगाया जाता था सबको, प्लांट में जाओ। तो कहते थे मैं साल का 1 महीने का तनख्वाह इसी काम में लगाता हूँ, यहीं से खरीदता हूँ चावल या गेहूं, या और किसी अफसर के घर में बीबी को जाके देता हूं कि मैडम घर से गांव से लेके आया हूं, वहीं से खरीद के, करोल बाग से, और कहना कोई मुझे हटाता ही नहीं है। तो उसी तरह से मूल रूप से छोटे साहब के बेटे को स्थापित करना शायद ज्यादा जरूरी है। कैबिनेट क्या, अभी मालूम नहीं क्या क्या बनाए जाएंगे वो, क्योंकि अब तो बढ़िया गांगुली को भी हटा दिया गया है।